जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला डिफेंस अपडेट सारंग गन को लेकर आ रहा है। लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी कि LPR खमेरिया ने स्वदेशी रूप से डिजाइन सारंग 155 mm/45 कैलिबर आर्टिलरी गन सिस्टम के प्रेशर वेव्स का सफलतापूर्वक अध्ययन किया है। यह अभ्यास देश में पहली बार मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया था। LPR खमरिया के कमांडेंट ब्रिगेडियर निश्चय राउत ने बताया कि आर्टिलरी गन के चैम्बर के हिस्से के अंदर दबाव की लहरों का अध्ययन की घटना एक अनूठा अभ्यास है। ब्रीच फेस प्रेशर और शॉर्ट बेस प्रेशर के अंतर को डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इन दो सटीक स्थानों पर दबाव को पारंपरिक दबाव माप प्रणाली का इस्तेमाल करके नहीं मापा जा सकता। इसके लिए विशेष सेंसर्स को सही जगह पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर राउत ने बताया कि सेंसर के साथ चिपका हुआ बैरल इंस्ट्रूमेंटेड बैरल कहलाता है। ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर ने सारंग और धनुष तोप के लिए ऐसे बैरल तैयार किए हैं जहां प्रत्येक दौर की फायरिंग के दौरान रियल टाइम आधार पर दबाव और समय के डेटा को दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बात पे हमें गर्व है कि LPR ने क्लॉकवर्क प्रिसीजन के साथ प्रत्येक राउंड की फायरिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटेशन भी प्रदान किया गया जो उचित डेटा अधिग्रहण जो डेटा संबंध के लिए आवश्यक था और ये किसी भारतीय एजेंसी के द्वारा पहला प्रयोग था और अब इस डेटा को IIT कानपुर में दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तानी जासूस को लेकर आ रही है जिसने सुखोई 30 MKI के डेटा को पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया। दरअसल महाराष्ट्र ATS ने HAL के कर्मचारी को ओझर इकाई में पकड़ा था जिसे Su-30 विमान के डेटा को पाकिस्तान को देने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये कर्मचारी हनी ट्रैप में फंसा हुआ था और ये भारतीय लड़ाकू विमानों और उनके संवेदनशील विवरणों के साथ इस जानकारी को ISI को प्रोवाइड करा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तान की ISI भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के बारे में काफी जुनूनी है और वो इस बारे में विवरण खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि सुखोई 30 विमान ने आखिर किस तरीके से उनके F-16 के द्वारा दागी गई AIM 120C5 एमराम को चकमा दे दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स और ISI विशेष रूप से उन्नत इजरायली एविनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विवरणों और कार्य प्रणाली का पता लगाने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसा कि ELTA-EL/M822 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड जो सबसे उन्नत एयर टू एयर को जाम करने और चकमा देने में सहायक था। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस टाइम गलत प्रचार किया था कि उन्होंने सुखोई 30 MKI को गिरा दिया है। हालांकि वो किसी भी तरीके का विश्वसनीय प्रमाण देने में भी विफल रहा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्हें भी इस बात का काफी आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे इस मिसाइल को भारत के सुखोई ने चकमा दे दिया, इसलिए वो इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। यही नहीं, ISI का ये एजेंट HAL के द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI जेट के टेल और सीरियल नंबर खोजने की कोशिश भी कर रहा था। पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत के 12 सुखोई 30 MKI जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनमें से 2 को पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। हालांकि आपको बता दें कि जो डेटा है वो ये कहता है कि 2001 की शुरुआत के बाद केवल 10 सुखोई 30 MKI दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार कर्मचारी ने तकनीकी जानकारी उनको प्रदान की है। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तार कर्मचारी ने कई तकनीकी प्रणालियां पाकिस्तान को प्रोवाइड करा दी हैं, लेकिन इस जानकारी की नकल करना भी पाकिस्तान के बस में नहीं है। भले ही उसके पास कुछ सिस्टम की जानकारी हो, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान इसके बारे में जानकारी नहीं जान पाया। लेकिन देखा आपने दोस्तों किस तरीके से कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया और देश की सुरक्षा को ताक पे रखते हुए इस कर्मचारी ने उनको सुखोई 30 MKI का कुछ हद तक का डेटा प्रोवाइड करा दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और इन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 को लेकर, जो कि समुद्री परीक्षणों की तैयारी में बेसिन ट्रायल शुरू कर रहा है और इसके बाद इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये तब है जब ये पोत अपनी शक्ति का उपयोग करके पहली बार इसके प्रोपेलर्स को चालू किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित प्रणालियों और नियंत्रणों का यानी कंट्रोल सिस्टम का अध्ययन किया जाएगा। अगली खबर 2+2 वार्ता को लेकर आ रही है जो कि काफी सफल रही। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के बीच चर्चा काफी सकारात्मक रही। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और गहरा करना है। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह भी इस वार्ता में मौजूद रहे। साथ ही यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की बढ़ती हुई हिमाकत पर दोनों देशों ने सक्रिय योगदान देने की बात कही है। आपको बता दें कि अमेरिका के ये दोनों मंत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट चबहार पोर्ट के लिए की जा रही है ईरान में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स वहां पर थे जो कि अमेरिका के प्रतिबंध के बाद बंद हो गए थे, लेकिन अब
इस वार्ता में ये भी कहा गया है कि उसका असर यानी कि अमेरिका और ईरान का संबंधों का असर चबहार पोर्ट पर नहीं पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो काफी चौंकाने वाली आ रही है कि आखिर देश में कहां से आए हैं 82,000 घातक हथियार, और इनमें MK4, HK33 जैसी राइफलें और बेरेटा कार्बाइन भी शामिल है। देश में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार आ रहे हैं। यह हथियार केवल बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल तक सीमित नहीं है। इनमें 40 mm के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, बेरेटा कार्बाइन, MK4 राइफल और AK-47 सीरीज की 56, 74 और 81 मॉडल वाली असॉल्ट राइफलें भी शामिल है। BSF, CRPF, NIA, असम राइफल्स, ITBP, SSB, CBI और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने इस साल करीबन 82,187 हथियार पकड़े हैं। सुरक्षा बलों ने न केवल हथियार पकड़े बल्कि 1.5 लाख कारतूस, हैंड ग्रेनेड और दूसरी विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। हथियारों की घातक खेप आतंकियों व नक्सलवादियों से बरामद की गई है, जबकि हल्के हथियार जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर और बंदूकें विभिन्न राज्यों की पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। ये हथियार कई छोटे राज्यों की पुलिस के पास मौजूदा हथियारों से भी अधिक है। BSF ने बॉर्डर या उससे लगते सीमावर्ती इलाकों में लगभग 1500 हथियार और CISF ने 19 हथियार पकड़े हैं। CRPF ने कश्मीर में आतंकियों के कब्जे से बड़े पैमाने पर घातक हथियार बरामद किए हैं। नक्सली प्रभावित इलाकों में भी ऐसे हथियार जब्त हुए। SSB ने नेपाल बॉर्डर व तैनाती के दूसरे इलाकों में करीबन 201 और CBI ने करीबन 12 हथियार पकड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 1,39,909 कारतूस एवं विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल ने जो हथियार जब्त किए उनमें से अधिकांश हथियार विभिन्न ऑपरेशनों के दौरान बरामद किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं कि भारत ने 34 साल बाद अरुणाचल में चीन को मात दी है। भारत ने 34 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में सुमदोरंग चूशु फ्लैश पॉइंट के पास करीबन 202 एकड़ उस रणनीतिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है जिस पर बरसों से चीन की नजर थी। इस जमीन को लेकर चीन के साथ 1986 में भारत के साथ विवाद हुआ था और दोनों देशों की सेनाएं 8 महीने तक आमने सामने रही थी। मौजूदा गतिरोध से पहले चीन के साथ ये आखिरी मौका था जब बड़ी तादाद में करीबन 200 भारतीय सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया था। सुमदोरांगचू भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में बहने वाली एक नदी है और ये नमकाचू और न्यामजांगचू के संगम स्थल से पूर्वोत्तर में बहती है। इस नदी के किनारे लुंगरो ला पास के पास 1986 में 202 एकड़ के चराई मैदान पर चीनी सेना ने कब्जा करने की कोशिश की। सोमदोरंगचू विवाद की शुरुआत साल 1980 में हुई थी जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। साल 1982 से 1983 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन जनरल KV कृष्णा राव की उस योजना को मंजूरी दे दी थी जिसमें भारत चीन बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा तैनात किए जाने का प्रस्ताव था, क्योंकि इंदिरा गांधी चीन से युद्ध की स्थिति में अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर हाल में बचाना चाहती थी। 1984 की गर्मियों में भारत ने सुमदोरंगचू में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी स्थापित कर दी। यहाँ गर्मियों में जवान तैनात रहते थे और सर्दियों में चौकी खाली रहती थी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधनों के विभाग को भूमि अधिग्रहण के लिए एक अनुरोध भेजा। 2013 के अधिनियम के अनुसार रक्षा उद्देश्यों, रेलवे और संचार के लिए ग्राम निकाय की बैठकों की आवश्यकता के बिना किसी भी भूमि को अधिग्रहण किया जा सकता है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस सामुदायिक चरगाह के बारे में भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब अधिसूचित भी किया है कि रक्षा मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत उचित अधिकार है। इसका मतलब यह है कि रक्षा मंत्रालय को कुल 250 लोगों की आबादी वाले बोमदिर गांव में इस चरगाह पर अधिकार दे दिया गया है। अगली खबर NSA अजीत डोभाल को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कई महीनों से चले आ रहे तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इशारों ही इशारों में चीन से लेकर पाकिस्तान तक को चेतावनी दे डाली। डोभाल ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तय है कि जहां से खतरा होगा वहां प्रहार किया जाएगा। डोभाल ने कहा कि हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर की जमीन पर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। भारत और अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन ने गुपचुप तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीनी सेना ने हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी में लाइव फायरिंग ड्रिल की। इस दौरान चीनी जंगी जहाज मिसाइलों को निशाना बनाते और नेवल गन के गोले दागते दिखाई दिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस ड्रिल का वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी का रणनीतिक महत्व काफी है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 40% पेट्रोलियम और गैस का निर्यात होता है। अगर इस रास्ते को चीनी नौसेना युद्ध काल के दौरान बंद कर देगी तो भारत समेत एशिया के कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी रास्ते से होकर जहाज सुएज नहर के रास्ते अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका और कनाडा जाते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ये खाड़ी बेहद अहमियत रखती है। चीन के लिए अदन की खाड़ी वैसे बंद करना इतना आसान नहीं होगा। इस क्षेत्र में चीन के जिबूती बेस के पास ही अमेरिका, फ्रांस और जापान का बेस भी मौजूद है। ये तीनों देश ही चीन के इस नेवल ब्लॉकेज के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। चीन अगर नेवल ब्लॉकेज लगाने में कामयाब हो जाता है
तो एक और तो अमेरिका की साख खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ बाकी एशियाई देशों का होने वाला व्यापार भी प्रभावित होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।